मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, आपके सामने कायनात ब्रह्मांड की तश्कील का निर्माण उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ ज़मीन या धरती माँ जो मादरे गेती है, जो सिर्फ 2 अरब साल पहले बनी, निर्जन थी, इसलिए 1 अरब 50 करोड़ साल की मुद्दत या अवधि बिल्कुल बिना किसी काल के, बगैर किसी वक्त के मानी जा सकती है। उसकी उम्र नहीं मालूम की जा सकती, क्योंकि 50 करोड़ साल पहले से ही मालूम हुआ कि फॉसिल की शक्ल में कुछ जिंदा जानवर थे जो मर गए और उनके सॉफ्ट या नर्म हिस्से तो भूल गए वक्त के साथ साथ गर्मी और ज़मीनी दबाव, ज़मीनी गर्मी की वजह से, लेकिन उनके मजबूत ऊपरी खोल रह गए जो पहाड़ियों में, बल्कि यूँ कहिए कि सेडिमेंट्स में दफन हो गए, जो बाद में पहाड़ियों की शक्ल में, उनके बेड में, उनकी तहों में महफूज हो गए, सुरक्षित हो गए। और जब जियोलॉजिकल सर्वे के तौर से, यानी अर्जियाती तज्जिया या अर्जियाती खोज या अर्जियाती सर्वे या भूमि सर्वेक्षण के तौर पर अध्ययन के लिए जब पहाड़ों की या पहाड़ी इलाकों की खुदाई शुरू हुई और वहाँ पर अगर कुछ इंसानों की सभ्यता के बारे में मिला तो वो तो एंथ्रोपोलॉजी के तहत स्टडी आई, लेकिन साथ ही साथ अगर वो फॉसिल्स या कदीमी जानवर की शक्ल में मिला तो वो पैलेंटोलॉजी शाख, जियोलॉजी की एक शाख है जो कि मशहूर है पैलेंटोलॉजी के नाम से, यानी प्राचीन भू विज्ञान की शाख, प्राचीन पेलियोजोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि वो तमाम जानवर जिनके सॉफ्ट और नर्म हिस्से खत्म हो गए, घुल गए वक्त के साथ साथ, उनके खोल, मजबूत खोल, बस वो बाकी रह गए जो सेडिमेंट्स में, गाद में दफन हो गए, जो बाद में चट्टान में प्रिजर्व हो गए, सुरक्षित हो गए, जिसको साइंसदानों ने खोज के निकाला और उससे पता चला कि ज़मीन की उम्र क्या है। और होते करते मिसाल के तौर पर डायनासोर्स की उम्र मालूम की गई कि भाई ये 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी जुरासिक काल के हैं, ये जुरासिक पीरियड। आप ये समझिए कि 13.5 करोड़ साल से 18 करोड़ साल तक की मुद्दत ये जो मीसोजोइक कहलाती है, उसी में जुरासिक पीरियड है। अब अभी आपको बता रहे थे इससे पहले कि ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी तो बन गई थी मुख्तलिफ रद्दोबदल से चट्टानों की, और इसी तरह से ये बन गया था जो बड़े बड़े जियो श्रृंखलाइन या गड्ढे या थाले, जैसे मून या चांद के ज़मीन के टूट के अलग हो जाने की वजह से या किसी और वजह से। इसी तरह से ये हम बता रहे थे कि समुंदर तो इस तरह से बन गया कि बारिश हुई और पानी भर गया, समुंदर बन गया। पहाड़ कैसे बने ये बता रहे थे कि सेडिमेंट से इकट्ठा हुए, यही इग्नियस चट्टानें तोड़ फोड़ की शक्ल में, वेदरिंग की शक्ल में इकट्ठा होके ये परतदार चट्टानों में बदल गई। अब क्या हुआ कि 180 लाख साल पहले जुरासिक पीरियड में डायनासोर नाम का वो विशालकाय हाथी नुमा छिपकली, जिसे हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कितनी बड़ी होगी, बहरहाल हाथी के बराबर मान लीजिए, हाथी के बराबर एक छिपकली, बस वो पैदा हुई जो अंडे दिया करती थी। वो
दोनों तरह के थे, मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, लेकिन ज़्यादातर मांसाहारी थे। और ये आपस में लड़ते भिड़ते भी रहते थे, और ये आखिरकार ज़मीन से नापैद हो गए। ज़मीन से नापैद होने की कई वजूहात बयान की गई। एक तो ये हुआ कि भाई उस ज़माने में ज़लज़ला आया या बर्फानी दौर आया या क्या हुआ, लेकिन जो साइंटिस्ट विश्वास करते हैं कि मीटियोराइट शावर्स की वजह से, यानी उल्कापात या टूटते सितारों के बौछार की वजह से ये सब असुरक्षित हो गए और आखिरकार अपने विशालकाय जिस्म की वजह से, शरीर की वजह से और कम्प्लेक्स होने की वजह से अपने को ये न बचा पाए और आखिरकार ये ख़त्म हो गए। उसी ज़माने में ज़रा थोड़ा और ऊपर आइए, जब ये ज़माना वहाँ पर टैथियन समुंदर था। अब यही टैथियन समुंदर उस प्राचीन काल का जो दुनिया को दो हिस्से में बांटे हुए था, दुनिया मतलब धरती को, एक बोरियल रेल्म कहलाता था, एक टेथियन रेल्म कहलाता था। जो टेथियन रेल्म था यानी समुंदर का टेथियन साम्राज्य, तो उससे ही जनाब पहाड़ की उत्पत्ति हुई। अभी तो मैंने बताया था कि तमाम सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए समुंदर में। ये इसी तरह से 65 मिलियन ईयर यानी 65 लाख साल पहले जो क्रेटेशियस का दौर कहलाता था, हिमालय पहाड़ की बनने की शुरुआत हो गई। और आखिरकार अब देखिए हिमालय पहाड़ आपके सामने है। मौजूदा ज़माने का हिमालय पहाड़ जो 29,000 या कितने हज़ार फीट बल्कि और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके लिए एक नज़रिया है आइसोस्टासी। आइसोस्टासी का मतलब होता है कि संतुलित होना, किसी चीज़ का आपस में संतुलन रखना। अब इसमें क्या संतुलन का है कि ये जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ बन गए, चाहे हिमालय पहाड़ हो या विंध्यन सिस्टम के पहाड़ हो या अरावली या जो भी पहाड़ हो, जितना आपको ऊपर नजर आता है उतना या उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे होता है। और ज़मीन के नीचे 35 किलोमीटर जाने पर इतना टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ जाता है कि वहाँ पर प्लास्टिसिटी पैदा हो जाती है, यानी बहने उन चट्टानों में बहने वाली और शक्ल पजीरियत यानी रूप बदलने वाली वो शक्ल पैदा हो जाती है। अब इससे अस्ट्रसी से क्या होता है कि जब पहाड़ों में तराश खराश होती है, वेदरिंग होती है, यानी अब पहाड़ ज़रा थोड़ा बढ़ा, साथ ही साथ हवाओं, टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे किस्म की मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग से, यानी कीमियाई रद्दोबदल, फिजिकल तबाही रद्दोबदल से जनाब पहाड़ टूटे। जैसे आप जानते हैं कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो चीज़ फैलती है, और रात में जब ठंडी होती है चीज़ तो वो सिकुड़ती है। इसी तरह से जब पहाड़ में बहना गर्मी की वजह से और उनका बहना और ठंडक की वजह से उनका सिकुड़ना बार बार होता रहा, तो धीरे धीरे वो क्षीण होके, कमज़ोर होके टूटते गए और छोटे छोटे ज़र्रों में तब्दील हुए और बढ़ करके चट्टानों की शक्ल में बाद में अख्तियार किया। पहले तो ये गाद थे, नरम थे और जियोसिंक्राइड में इकट्ठा हुए या समुद्र तल में इकट्ठा हुए, होते करते पहाड़ बन गए। और टैथियन समुद्र जो था अब वो हिमालय पहाड़ की शक्ल में आपके सामने है। तो मैं आपको आइसोस्टेसी के नज़रिए फिलहाल बता रहा था कि जितना हिमालय पहाड़ ऊपर नज़र आता है उससे ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। ये कील की तरह से गोया के ज़मीन में घुसा हुआ है और जो संतुलन में मदद करता है कि ज़मीन डिसबैलेंस ना हो जाए, असंतुलित ना हो जाए। क्या होता है कि जब पहाड़ बढ़ता है और वेदरिंग होती है और सेडिमेंट्स आके ओशन फ्लोर में इकट्ठा होते हैं, और ओशन फ्लोर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमा जो कहलाती है इस सिलिका एंड मैग्नीशियम, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है
और सिलिका और एल्युमिनियम ये ऊपर कॉन्टिनेंट की स्पेसिफिसिटी कम होती है। नतीजा क्या होता है कि ओशन फ्लोर में और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई, वो दबता है नीचे, प्रेशर डालता है। प्रेशर पड़ने की वजह से वो प्लास्टिक मैग्मा, वो प्लास्टिक वाला मैटर जिसमें शक्ल पजीरियत आ जाती है, अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू करता है जो तराश खराश की वजह से कटा था और हल्का हो गया था। अब वो जब धक्का देगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक मटेरियल संतुलित होने के लिए अब उसको धक्का देगा तो वो थोड़ा थोड़ा उठेगा। यही फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी शनावरी तवाजुन। मिसाल शनावरी तवाजुन से मतलब ये समझिए जैसे बर्फ है, उसको आप पानी में डालिए तो आप देखेंगे कि वो पानी में उसका एक थोड़ा सा हिस्सा तो ऊपर रहता है, बाकी 2/3 जो है पानी के नीचे होता है। ये है शनावरी तवाजुन या फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम। बस इसी सिद्धांत पर आइसोस्टेसी है, यानी पहाड़ वेदरिंग की वजह से कट के हल्का हुआ, सेडिमेंट्स की शक्ल में बह के समुद्र में आया, ओशनिक फ्लोर में इकट्ठा हुआ, ओशनिक फ्लोर में एक्स्ट्रा वजन बढ़ गया, भार बढ़ गया, डेंसिटी भी ज़्यादा थी कॉन्टिनेंट की वजह से, कॉन्टिनेंट के मुकाबले में। तो अब जब वहाँ पर भार बढ़ेगा तो वो हिस्सा धंसेगा, जब वो हिस्सा धंसेगा तो उस प्लास्टिक मटेरियल पर दबाव डालेगा, वो अपनी जगह वहाँ से छोड़ेगा, यानी गोया के बहने लगेगा। और वो किधर बहेगा? जिधर उसने पाया कि दबाव हल्का हुआ है, यानी उस टूटे हुए पहाड़ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो बहेगा और पहाड़ फिर ऊंचा होता जाएगा। यही आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है, यही नजरिया है जियोलॉजी का कि जमीन के नीचे कहीं पर लेवल ऑफ कंपनसेशन ये होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो जमीन आराम से रहेगी, शांत रहेगी। वरना अगर एकदम से बड़ा सा खंड, बड़ा सा ब्लॉक कहीं धम से गिर जाए तो जैसे आपको महसूस होता है धमाका, एक धक्का सा लगता है, थोड़ा सा जमीन हिल जाती है। लेकिन अगर वही बड़ा ब्लॉक जो उथल पुथल का शिकार हो जाए और ओरोजेनिक मूवमेंट्स हों जो ज़बरदस्त पैमाने पर हों और जल्जला आ जाए, नतीजा क्या होगा? वो भी 6 और 7 रिक्टर स्केल का जल्जला आ जाए तो तहोबाला हो जाएगा मामला। नतीजा ये है कि उसी जल्जले को ताकि आने न पाए, ज़मीन असंतुलित ना होने पाए, ये प्रकृति ने इंतज़ाम किया है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ज़मीन में मेख की तरह, कील की तरह से गड़े हुए हैं। बल्कि इसका तो धर्म ग्रंथों में भी तज़किरा मिलता है कि ईश्वर कहता है कि लोगों, हमने बड़े बड़े पहाड़ ज़मीन में मिस्र कील के गाड़ दिए हैं ताकि तुमको वो लेके एक तरफ झुकना पड़े, यानी असंतुलित ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा पहाड़ जहाँ एक तरफ मादनियात, खनिज पदार्थ का खजाना है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन को डोलने से बचाने के लिए, ज़मीन को संतुलित करने के लिए ये पहाड़ एक ज़रूरी ऊपर वाले की मखलूक है, बनी हुई चीज़ है। नतीजा ये निकला कि हमें पहाड़ों की भी इज्जत करना चाहिए। ये नहीं कि अपना बस्ती बसाने के लिए जंगल के जैसे काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है, लाइमस्टोन क्वेरी के नाम पर अगर जो चूने के पहाड़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, या बैलाडिला में जैसे वहाँ पर आयरन ओर के पहाड़ हैं उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है। उसका नतीजा क्या होगा कि ज़मीन में असंतुलन पैदा होगा। हमें ये सबका ध्यान रखना चाहिए। हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए आर्थिक दृष्टि से हमें बेशक लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जन कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो विकास
की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। और जैसे आज हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैसे कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पर जबरदस्त बाढ़ आ रही है, कहीं जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, कहीं जबरदस्त बारिश हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्वीकरण तपिश, आलमगीरी तपिश, यानी तपिश का, हरारत का, गर्मी का बढ़ना। गर्मी का बढ़ना क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरी गैसों का निकलना, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। अब ये तो एक अलग मौजू है जिस पर डिटेल में फिर कभी बात होगी। बताना ये है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को घेर लेती है कंबल की तरह से, और यहाँ की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। नतीजा क्या होता है कि गर्मी जमीन के अंदर रहती है। बेशक कुछ कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र सोख लेता है, काफी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट भी सोख लेते हैं, जंगल सोख लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जंगल का कटान जारी है। नतीजा क्या है कि जितने प्लांट होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाएगी। अगर प्लांट कम होंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, ग्लोबल वार्मिंग का सबूत बनेगा, उसकी वजह बनेगा। नतीजे में हम आदमी लोग, हम मानव जाति खसारे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के हानिकारक प्रभाव ये मानव जाति पर पड़ेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ खनन किया जाए वहाँ पूरा बैलेंस, संतुलन के साथ खनन हो। अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करें तो उसका पूरे इंसाफ के साथ हो। ये नहीं कि पता चला चूंटी भगाने के नाम पर, जैसे आसाम में हमने देखा कि लोग बर्नर, गैस के बर्नर खोल देते हैं, गैस जल रही है, उनसे कहो भैया ऐसा क्यों किया है? वो कहते हैं चूंटी भगा रहे हैं। कहने का हमारा मतलब यह है चूंटी से तो कम नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वो खराब चीजें ले जाके आपको साफ करेंगी वो चूंटियां। लेकिन ये जो गैस इस तरह से निकलेगी वो वातावरण में जाके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगी। धीरे धीरे कतरा कतरा दरिया में शरद, कण कण से ही समुद्र बनता है। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम जैसे गैस को बंद कर देंगे तो क्या सब लोगों ने गैस बंद कर दिया है? ऐसा नहीं है, बल्कि हर आदमी सोचे कि हम बंद करेंगे तो इस तरह से दूसरा भी सोचेगा कि हम भी बंद करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने वहां पर यही लोगों को बताया कि आपने कभी देखा कि मेरे यहाँ की गैस खुली? कभी नहीं, क्योंकि चूंटी भागे या ना भागे, गैस से कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे देखा देखी बहुत से लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और ग्लोबल वार्मिंग को के बुरे असरात से बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का आचरण अख्तियार किया। कहने का मतलब यही है कि आइए हम आप विकास को संतुलित तौर से आगे बढ़ाने में मदद करें, जन कल्याण का भी ध्यान रखें और तमाम जीव जंतुओं का भी भलाई हो। वरना जैसे देखिए आजकल जो चिड़िया हैं जो कहलाती हैं गौरैया, वही दुनिया से गायब हो रही हैं, या वल्चर्स वगैरह हैं, ये दुनिया से गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। नतीजा क्या होगा कि वातावरण में खराबी पैदा होगी। आइए हम सब मिलके वातावरण का भी ध्यान रखें।